नमस्ते साथियों, जय श्री कृष्णा। हमने फर्स्ट क्लास में हिंदी साहित्य का इतिहास की लेखन पद्धतियों के बारे में पढ़ा था और आज हिंदी साहित्य इतिहास से ये हमारी सेकंड क्लास है। पहली क्लास में हमने साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें 4 पद्धतियाँ थी। 4 पद्धतियों में सबसे महत्वपूर्ण पद्धति थी विधेयवादी पद्धति, जिसका प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास लेखन में किया था। और साथ में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं या फिर इस बार इस फर्स्ट ग्रेड में किस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, मैंने उसके बारे में आपको बताया था। अब हम इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे आता है आपका साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, जिसमें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के आरंभिक सूत्र हमें नाभादास कृत भक्तमाल, गोकुलनाथ रचित 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता और कालिदास त्रिवेदी कृत कालिदास हजारा आदि ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। यानी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के हमें आरंभिक सूत्र एक तो है नाभादास कृत भक्तमाल से, दूसरी है गोकुलनाथ रचित 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता कालिदास हजारा द्वारा रचित है। कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित है। कालिदास हजारा आदि ग्रंथों में देखने को मिलती है। इन ग्रंथों को साहित्य का इतिहास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि साहित्य इतिहास लेखन की अपेक्षित सन संवत का अभाव इन ग्रंथों में पाया जाता है। यानी कि इन ग्रंथों में सन और संवत का अभाव पाया जाता है, इसीलिए इन ग्रंथों को साहित्य इतिहास लेखन में शामिल नहीं किया गया है। आगे हम देखेंगे, नाभादास ने भक्तमाल में 316 छपाई में 200 भक्तों का जीवन वर्णन किया है। ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक है महाप्रभु वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है। 252 वैष्णव की वार्ता में अष्टछाप के संस्थापक है, वो है गोस्वामी विठलनाथ के 252 शिष्यों का जीवन वर्णित है। ये जो गोस्वामी विठलनाथ थे, ये वल्लभाचार्य के पुत्र थे, जिन्होंने अष्टछाप की स्थापना 1565 में की गई थी। ये एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान में रखें। वार्ता साहित्य का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। ये इधर देखिए, मैंने मोस्ट लगा रखा है, यानी ये इम्पोर्टेंट है। कालिदास त्रिवेदी कृत कालिदास हजारा में 212 कवियों के 1000 पद्य संग्रहित थे। ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात 1839 में गार्सा द तासी के द्वारा उनकी एक पुस्तक है इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी से माना जाता है। यानी जो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का सूत्रपात है, ये 1839 में गार्सा द तासी की एक पुस्तक है इस्तवार द ला लिटरेचर, इससे माना जाता है और ये इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप इसका ध्यान रखें। आगे हम देखेंगे, तब से लेकर अब तक शताधिक साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, जिनमें से प्रमुख ग्रंथ और उनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। और अब हम आगे इनके ग्रंथ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। फर्स्ट है इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, जिसके लेखक है गार्सा द तासी और ये फ्रांस के रहने वाले थे। प्रकाशन इसका हुआ था 1839 में और यह 2 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रथम भाग इसका 1839 में और द्वितीय भाग हुआ था 1847 में हुआ था। मूल रूप से फ्रेंच भाषा में प्रकाशित है, यानी द इस्तवार द ला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी जो है लेखक, वो मूल रूप से किस भाषा में है? फ्रेंच भाषा में प्रकाशित है।
वर्णानुक्रम व अकारादिक्रम पद्धति पर आधारित है। यानी ये जो भी ये ग्रंथ है ये वर्णानुक्रम और अकारादिक्रम पद्धति पर आधारित है। हमने पहले वीडियो में 4 पद्धतियों के बारे में पढ़े थे, जिसमें वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग गार्सद तासी और शिव सिंह सेंगर दोनों ने किया था। कवियों का परिचय अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार दिया जाता है। यानी इस ग्रंथ में कवियों का परिचय किस प्रकार है, अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार दिया गया है। काल विभाजन व नामकरण का प्रयोग गार्सद तासी ने नहीं किया। यह हिंदी साहित्य का इतिहास न होकर हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास था। यानी जो ग्रंथ है यह हिंदी साहित्य का इतिहास न होकर क्या था, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास था। हिंदुस्तानी से तात्पर्य है हिंदी व उर्दू, यानी दोनों भाषा से है, हिंदी और उर्दू से। इस ग्रंथ में हिंदी व उर्दू के कुल कितने कवि थे, 738 कवियों का स्थान दिया गया था। गार्सद तासी का झुकाव उर्दू की ओर अधिक था। यानी कि उनका हिंदी और उर्दू का तो था, लेकिन उनका ज़्यादा झुकाव किस पर था, उर्दू पर था। इस ग्रंथ में उन्होंने हिंदी के केवल 72 कवियों को स्थान दिया था। यानी कि इस ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के कुल मिलाकर कितने थे, 738 कवि थे, लेकिन इस ग्रंथ में सिर्फ हिंदी के केवल कितने थे, 72 कवि ही थे। गार्सद तासी पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है कि इसका द्वितीय संस्करण 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था, 1871 में हुआ था। आचार्य शुक्ल ने तासी को इस्लामिक तहजीब का पुराना हामी या हिंदी का पक्का दुश्मन कहा है। ये शायद किसी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये इम्पोर्टेंट है। तासी फ्रांस में बैठा हिंदी उर्दू के झगड़े को बढ़ावा देता रहता था तथा अंग्रेजों के कृपापात्र कौन थे, सर सैयद अहमद खां का पक्ष लेता था। तासी ने अवध अखबार के संपादक की राय से उल्लेख करते हुए हिंदी को भद्दी बोली कहा है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिंदी को भद्दी बोली की संज्ञा किसने दी थी, तो वो दी थी गार्सद तासी ने। इस ग्रंथ के हिंदी संबंधी अंश का अनुवाद किसने किया था, हिंदू साहित्य का इतिहास शीर्षक से किया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। यानी कि जो गार्सद तासी का ये इस्तवार दला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था, वो किया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदू साहित्य के इतिहास से किया था। आगे हम दूसरा ग्रंथ पढ़ेंगे, शिव सिंह सरोज, जिसके लेखक है शिव सिंह सेंगर और इसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी। पद्धति है इसकी वर्णानुक्रम व अकारादिक प्रति, यानी गार्सद तासी और शिव सिंह सेंगर दोनों ने एक ही पद्धति और वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है और इस ग्रंथ की भाषा है हिंदी। कवियों का परिचय हिंदी वर्णमाला के वर्णक्रम अनुसार दिया गया है। इस ग्रंथ में शिव सिंह सरोज ने प्रथम कवि माना है अंगद को और अंतिम कवि माना है हेमंत को। शिव सिंह सरोज में संकलित कवियों की संख्या है लगभग 1000 और काल विभाजन व नामकरण का प्रयोग इन्होंने भी नहीं किया था। यानी कि गार्सद तासी और शिव सिंह सरोज दोनों ने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया। हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है कौन सा, शिव सिंह सरोज। यानी कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य यानी हिंदी भाषा में लिखित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो है शिव सिंह सरोज। गार्सद तासी का ग्रंथ तो था फ्रेंच भाषा में लिखित था और ये शिव सिंह सरोज है वो है हिंदी भाषा में लिखित ग्रंथ है। किसी भारतीय विद्वान द्वारा रचित हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है शिव सिंह सरोज। यानी ये शिव सिंह सेंगर थे, ये भारतीय विद्वान थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखा था, वो थे शिव सिंह सरोज था। हिंदी के साथ अपभ्रंश कवियों को स्थान दिया गया, यानी इस ग्रंथ में हिंदी के साथ में अपभ्रंश जो कवि थे उनको भी इन्होंने स्थान दिया है।
अब हम थर्ड ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसके लेखक है सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन और इसका प्रकाशन वर्ष है 1888। सर्वप्रथम रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के वार्षिक अंक के रूप में प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक। 1889 यानी 1889 में पुस्तककार के रूप में प्रकाशित हुई थी यह ग्रंथ। सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के निवासी थे। ये ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था और कालानुक्रम पद्धति पर आधारित है। यानी कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसने किया था? अपने पहले वीडियो में पढ़ा था, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने और मिश्र बंधुओं ने, इन दोनों ने कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था? वो किया था सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। संपूर्ण हिंदी साहित्य इतिहास को 12 अध्यायों में बांटकर प्रस्तुत किया था इन्होंने, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 11 अध्याय ही दे रखे, लेकिन ये है ना 12 अध्याय, ये सही है, और 11 अध्याय भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दिया गया है, तो आपको इसको फैक्ट मानना है। अगर एग्ज़ाम आ जाए तो 11 सही करना है। प्रत्येक अध्याय एक कालखंड का सूचक था। प्रत्येक काल के गौण कवियों का उल्लेख उस अध्याय के अंत में किया गया था। आदिकाल को सर्वप्रथम चारण काल की संज्ञा दी थी। किसने? सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। भक्ति युग को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग घोषित किया था। अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति युग को हिंदी साहित्य का क्या कहा था? स्वर्ण युग घोषित किया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा का क्षेत्र निर्धारित करते हुए केवल हिंदी के कवियों को साहित्य इतिहास में स्थान दिया था। यानी कि ये ग्रंथ जो था अंग्रेजी भाषा में, लेकिन इन्होंने सिर्फ हिंदी भाषा के क्षेत्र के में हिंदी के कवियों को ही सिर्फ इसमें अपने ग्रंथ में स्थान दिया है। आगे है, ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास में न तो अपभ्रंश के कवियों को शामिल किया और न ही उर्दू के कवियों को, यानी कि इन्होंने सिर्फ हिंदी के कवियों को ही अपने ग्रंथ में शामिल किया है। ग्रियर्सन ने लिखा है कि मैं आधुनिक भाषा का साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। ग्रियर्सन ने अपने साहित्यिक संदर्भों के रूप में 17 रचनाओं का उल्लेख किया, जिसका निर्वहन बाद वाले साहित्यकार इतिहास द्वारा नहीं किया गया। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया गया था। किसका? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का। इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद इन्होंने किशोरीलाल गुप्त ने किया था। किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। पहले जो ग्रंथ हमने देखा था, ये एक मिनट में आपको पीछे जाकर वापस बताती हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो तासी का ग्रंथ है, कौन सा? इस्तवा द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। इसका हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। किस नाम से किया था? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किया था। और यहाँ पे ये ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसका अनुवाद किया था किशोरीलाल गुप्त ने। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास से किया था। ये आपको याद रखना है और अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर आप बार बार रिपीट करेंगे, याद करेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। सर जॉर्ज ग्रियर्सन पहले ऐसे विदेशी विद्वान हैं जिन्होंने भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया है। भाषा संबंधी ग्रियर्सन की एक पुस्तक है, उसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हिंदी में अनुवाद हुआ था। किस नाम से हुआ था? भाषा सर्वेक्षक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। इस साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग 1000 कवि यानी लगभग 952 कवि है, लेकिन 1000 कवियों का जीवन वृत्त संकलित किया गया है इस जो जॉर्ज ग्रियर्सन के ग्रंथ में। आगे हम फोर्थ ग्रंथ देखेंगे। इसमें फोर्थ ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, जिसके लेखक है मिश्र बंधुओं ने किया था। और
इसका प्रकाशन वर्ष है 1913। यानी मिश्र बंधु कितने भाई थे? 3 भाई थे, जिसमें थे श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये मैंने यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लिख रखी है, जैसे मैं याद करती थी, श्याम, गणेश और सुखदेव। और ये इस बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, जिसमें ये कृष्ण बिहारी मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं थे। ये नाम दिया गया था कि मिश्र बंधु 3 भाई थे, इनमें से कौन नहीं है, तो ये कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं थे। आपको श्याम, गणेश और सुखदेव ये याद रखने। कृष्ण बिहारी मिश्र इस मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं। कृष्ण बिहारी मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है। मिश्र बंधु नागरी प्रचारणी सभा के खोज कार्य से जुड़े थे। नागरी प्रचारणी सभा ने सरकार के आर्थिक व्यवस्था से 1900 से 1911 के मध्य सैकड़ों ज्ञात व अज्ञात पुस्तकों का पता लगाया था। यह खोज रिपोर्ट 8 भागों और कालखंडों में प्रकाशित हुई, जिनकी सहायता लेकर के मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी। मिश्र बंधु जो ग्रंथ है वह 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम 3 भाग हुए थे 1913 में, और चौथा भाग हुआ था इसका 1934 में प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधुओं ने संपूर्ण इतिहास को 5 कालखंडों में बांटकर प्रस्तुत किया है। और आदिकाल को आरंभिक काल का इन्होंने, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा, और आधुनिक काल को इन्होंने वर्तमान काल का। रीतिकाल को अलंकृत काल का ये अभी एग्ज़ाम में पूछा गया है, और ये बार बार देखा था, 2-3 बार एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी श्रेणियाँ बनाई थी, और लगभग 5000 कवियों यानी कि 4591 का जीवन परिचय इस ग्रंथ में इन्होंने प्रस्तुत किया। आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविव्रत संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। यानी आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को तो कहा है बड़ा भारी कविव्रत संग्रह, और मिश्र बंधुओं को क्या कहा है? परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। मिश्र बंधु विनोद का महत्व स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। और यह RPSC 2013 में पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड में, और ये संस्कृत विभाग 2020 में भी पूछा गया है। जब मैंने पेपर सॉल्व किए थे तब मैंने ये सब यहाँ पे लिखा हुआ था ताकि मैं रिवीजन करूँ, मुझे पता रहे कि किस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और कितनी बार रिपीट हुआ है। यह कथन मुख्यतः रीतिकाल के बारे में भी है। यानी जो ये आचार्य शुक्ल ने यह ग्रंथ कहा था कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु से लिए हैं, ये रीतिकाल के बारे में भी इन्होंने कहा है। हिंदी नवरत्न मिश्र बंधुओं की अन्य रचना है। ये पूछी जाती है एग्ज़ाम में कि हिंदी नवरत्न किसकी रचना है, तो ये मिश्र बंधुओं की रचना है। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1893 को बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, पंडित राम नारायण मिश्र इनके द्वारा की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष या सभापति थे राधा कृष्ण दास, और प्रथम सचिव थे इसके बाबू श्याम सुंदर दास। ये मैंने याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई थी, श्याम राव शिव, ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। और नवनीतकम धन्वंतरी द्वारा लिखित एक ग्रंथ है जो चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन? धन्वंतरी। ये मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम में जब मैं तैयारी करी थी तब मुझे लगता था कि ये कोई भी आएगा ग्रंथ तो मैं यहाँ बीच में ऐसे लिख दिया करती थी। रीतिकाल के कवियों के परिचयात्मक विवरण के लिए रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को आधार बनाया था। यह RPSC 2013 फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया है। जो क्वेश्चन मैं पेपर सॉल्व कर रही थी तब आया था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको उतार लिया था। फिर 5वां ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो है रामचंद्र शुक्ल का है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1929। सर्वप्रथम जनवरी 1929 में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास प्रकाशित हुआ था। 1940 में संशोधित व परिवर्तित करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। यानी कि ये हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, पहले हिंदी साहित्य विकास के रूप से प्रकाशित हुआ था, जिसको 1940 में संशोधित और परिवर्तित किया था। फिर बाद में स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसको प्रकाशित करवाया था।
हिंदी शब्द सागर एक शब्दकोश है जिसका संपादन रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास और बालकृष्ण भट्ट व रामचंद्र वर्मा के द्वारा किया गया था। ये शॉर्ट ट्रिक बनी हुई है। राम बाबू और बालकृष्ण भट्ट कहाँ गए? बर्मा गए थे। ये मैंने याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक बनाई थी। अगर आप चाहे तो अगर आपको कोई अलग ट्रिक याद हो तो आप इसके लिए अलग ट्रिक बना सकते हैं या फिर इसी ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। मुझे तो इसी ट्रिक से याद था और मैंने इसी ट्रिक से याद किया था। शुक्ल जी ने इतिहास लेखन के लिए विधेयवादी पद्धति को आधार मानकर युग विशेष की साहित्यिक प्रवृत्ति को काल विभाजन व नामकरण का आधार बनाया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य शुक्ल का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में सबसे बड़ा और सर्वोच्च स्थान किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। शुक्लोत्तर साहित्य इतिहासकारों ने शुक्ल जी के अभिमतों का खंडन या मंडन ही अधिक किया है। आज भी काल विभाजन व नामकरण का स्थूल ढांचा वही है, यानी स्थूल ढांचा वही है जो शुक्ल जी ने बताया था। यानी जो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन नामकरण है वो आज भी रामचंद्र शुक्ल जी के जो बनाया था वही है। आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा था? वीरगाथा काल कहा था। इन्होंने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा था, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा था और आधुनिक काल को गद्यकाल कहा था। ये अभी एग्जाम में पूछा गया है कि आधुनिक काल को गद्यकाल की संज्ञा किसने दी? तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने दी थी। शुक्ल जी ने भक्ति काल के साहित्य को दो मुख्य काव्य धाराओं, पहली है निर्गुण भक्ति काव्य धारा और दूसरी है सगुण भक्ति काव्य धारा में विभाजित किया। पुनः दोनों को दो दो उपधाराओं में विभक्त किया। यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण काव्य भक्ति धारा को दो भागों में बांटा था, उनको वापस पुनः दो उपधाराओं में बांटा गया है। जिसमें पहला है निर्गुण भक्ति काव्य धाराओं को उपधाराओं निर्गुण ज्ञान मार्गी व निर्गुण प्रेम मार्गी निर्धारित किया है। और सगुण भक्ति काव्य को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है राम भक्ति काव्य और दूसरा है कृष्ण भक्ति काव्य में विभक्त किया गया है। और ये देखिए मैंने कुछ ऊपर जो ये ग्रंथ है ये मुझे याद नहीं होते थे तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख दी थी। जैसे हिंदी कोविद रत्नमाल है श्याम सुंदर दास की, कविता कुमुदी है रामनस त्रिपाठी की और ब्रज माधुरी सार है योगी हरि की। ये मुझे जब याद नहीं होता था तो मैं कहीं भी खाली जगह रहती थी कॉपी के ऊपर तो मैं ऊपर लिख दिया करती थी ताकि मुझे जब भी मैं नोट्स पढूं तब मुझे बार बार फिर रिपीट होता रहे। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा को वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया, इसीलिए इसे हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास कहा जाता है। शुक्ल जी ने अपने पूर्ववर्ती साहित्य इतिहास ग्रंथों को इतिहास न मानकर क्या माना? इन्होंने कविव्रत संग्रह माना है। उन्होंने ताशी की रचना को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन शिव सिंह सरोज को इन्होंने कहा कविव्रत संग्रह, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन की है, इसको इन्हें बड़ा कविव्रत संग्रह का। और मिश्र बंधु विनोद जो मिश्र बंधुओं की रचना है, इसको इन्होंने बड़ा भारी कविव्रत संग्रह और प्रकांड कविव्रत संग्रह कहा इन्होंने। इन ग्रंथों को आपको 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे ताशी की रचना को तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कुछ नहीं कहा था, शिव सिंह सरोज को इन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी का कविव्रत संग्रह का, द मॉडर्न वर्नाकुलर को इन्होंने बड़ा कविव्रत संग्रह का और मिश्र बंधु विनोद को इन्होंने बड़ा भारी कवि संग्रह और प्रकांड कविव्रत संग्रह कहा है। तो ये आपको याद रखना है, बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने अपने आधारों को स्पष्ट करते हुए मिश्र बंधुओं को धन्यवाद दिया तथा इन्होंने साथ में हिंदी कोविद रत्नमाल के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास को, कविता कौमुदी के रचयिता थे पंडित रामनस त्रिपाठी को और ब्रज माधुरी सार के लेखक के वियोगी हरि के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की। यानी इन्होंने किन किन का धन्यवाद स्पष्ट किया है? इन्होंने धन्यवाद किया है, एक तो किया है मिश्र बंधुओं को धन्यवाद दिया है इन्होंने, और एक दिया हिंदी कोविद रत्नमाल के लेखक बाबू श्याम सुंदर दास को, एक कविता कौमुदी के रचयिता पंडित रामनस त्रिपाठी को
और तीसरा है व्रज माधुरी सार के लेखक है वियोगी हरि। इन्होंने इन तीनों के प्रति धन्यवाद दिया इनको और इनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। आधुनिक काल से संबंधित सामग्री के लिए शुक्ल जी ने पंडित केदारनाथ पाठक की सहायता ली थी। कालांतर में शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित कई मान्यताओं का खंडन हो गया, किंतु आज भी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य शुक्ल का स्थान अग्रण्य है। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ की महत्ता को प्रकट करते हुए डॉक्टर नगेंद्र जी कहते हैं कि इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का महत्व सदा अक्षुण्य रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी कि डॉक्टर नगेंद्र जो है वो शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ की महत्ता को प्रकट करते हुए क्या कहते हैं कि इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का महत्व सदा अक्षुण्य रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये डेफिनेशन आपको याद करनी है और ये देख ले, ये मोस्ट लगा रखा है मैंने क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य के इतिहास का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति व संचित प्रतिबिंब होता है। तब वह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ इनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ये डेफिनेशन हमने पहले जब फर्स्ट वीडियो की क्लास हुई थी तब भी हमने पढ़ी थी और मैंने कहा था कि ये अभी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में पूछी गई है, तो आपको ये ध्यान रखना है, याद करनी है। हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास में सुस्पष्ट व सुसंगत आधारों पर 4 कालों में बांटकर प्रस्तुत किया है। यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों का जो इतिहास था उसको इन्होंने 4 कालों में बांटकर प्रस्तुत किया था। सर्वप्रथम दोहरे नामकरण की पद्धति का प्रयोग किया किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। आचार्य शुक्ल के पूर्व प्रकाशित किसी भी साहित्य इतिहास ग्रंथ के शीर्षक में इतिहास शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। यानी कि आचार्य शुक्ल से पहले जितने भी ग्रंथ लिखे हुए थे उनमें किसी ने भी इतिहास शब्द का प्रयोग नहीं किया था, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम का प्रयोग किया है, यानी इतिहास शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। ये देखिए कुछ फैक्ट्स है जो कॉलेज लेक्चर में आए हुए, परीक्षा में आए हुए हैं। प्रारंभ में ब्रजभाषा और खड़ी बोली में शुक्ल ने फुटकर कविताएं लिखी। आचार्य शुक्ल के प्रारंभिक लेख और गंभीर चिंतन परक निबंध चिंतामणि भाग 2 में संकलित है। रामचंद्र शुक्ल के सैद्धांतिक समीक्षा पर लिखे गए निबंध रस मीमांसा ग्रंथ में है। रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति संबंधी तथ्य समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम शुक्ल जी ने ही ध्यान आकृष्ट किया। आलोचना का ढांचा भारतीय ही रहने दिया, लेकिन बाहरी रूप और रचना विधान पश्चिम से लिया इन्होंने। हिंदी समीक्षा को इन्होंने युगानुरूप नवीनता प्रदान की। रामचंद्र शुक्ल श्रुति मार्ग के नहीं, मुनि मार्ग के अनुयायी थे, क्योंकि किसी विचार या सिद्धांत को गतानुगतिक रूप में स्वीकार न कर उसे अपने विवेक की कसौटी पर से खसने के बाद स्वीकार करते हैं। ये था आपकी आज की क्लास का टॉपिक। आज मैंने क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी इसलिए थोड़े बहुत पेज लिए अपने हिसाब से, फिर आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये आपका आज का क्लास हो गई है, ये हमने सारे पढ़ लिए हैं। साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के बारे में पढ़ा। कल हमने साहित्य इतिहास लेखन की 4 पद्धतियों के बारे में पढ़ा था और आज साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के बारे में पढ़ा हमने। यहाँ तक का मैंने आपको पढ़ाया है। अब इसके आगे का हम अगली क्लास में पूरा करेंगे। यहाँ तक आप अच्छे से उतार ले और समझ ले और एक अच्छी सी नोटबुक बना ले और पहले आप वीडियो को अच्छी तरह से समझे, फिर बाद में अपनी नोटबुक में उतारे और रोज़ का रोज़ आप जिस दिन वीडियो आता है साथ का साथ उतारे और आप इसे पूरा कि अपने किसी भी नोटबुक बना ले एक अच्छी सी बढ़िया, ताकि उसमें आपके नोट्स बराबर बनते रहे। और अगर आप
और आप इसे पूरा कीजिए मेरे साथ के साथ और बराबर मेरे साथ चलिए। अब हम रोज़ हमारा एक कोर्स करते रहेंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास के बाद आगे का हिंदी का जो भी सिलेबस है वो मैं आपको पूरा करवाऊंगी। और अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे कि आप दोनों पेपर की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं, हिंदी के साथ में आप जीके की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं मेरे पास कुछ जीके के भी नोट्स हैं, हिंदी साहित्य इतिहास के, कला